डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी देखिए, ये टॉपिक्स है पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। आप सिंपल सी भाषा में ऐसे सोचो कि मान लो कि एक खेत है, ठीक है। यहां पर वर्ड क्या सा दिखाई दे रहा है? पार्टीशन। पार्टीशन मतलब क्या होता है? बंटवारा, यही ना। तो ये सैंपल स्पेस के अंदर ये मान लो कि कोई फादर, किसी का फादर, बाप, सुने हो नाम, उसके मान लो कि 3 या 4 बेटे हैं, 3 बेटे मान लेते हैं। यहां ध्यान देना, एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, मीनिंग समझ में आ जाएगा, उसका न्यूमेरिकल्स बना डालो, काम आसान हो जाएगा। एक बार सोचो कि इसका 3 बेटा है, इसको बांट दो, E1, E2 है ना, E3, इस टाइप से, मतलब इक्वली। यहां थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है, बड़ा छोटा, यहां पर E4, 4 मान लिए, 5 मान लो, 5 भाग में बंट गया तो 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बेटा मान लो। बस में आ रही है? बताओ, इसको जब हम बंटवारा कर दिए, कभी गांव में सब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेत का जब बंटवारा हो जाएगा तो क्या होगा कि कोई भी, ये जैसे आर पड़ गया, मेड़ पड़ गया, पहला कंडीशन देखना, अगर ये पूरा पार्ट भाई भाई में बंटवारा हो गया तो ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, अपना अलग अलग खेती करने लगा। बस में आ रही है? तो ये पार्टीशन हो गया। तो वही एक सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां प्रोबेबिलिटी में पार्टीशन ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, एक समझना है कि एक सैंपल स्पेस के अंदर ये बहुत सारा इवेंट्स जो है सो एसोसिएटेड है विद द सेम सैंपल स्पेस एस। तो यहां क्या क्या संभावना है सो देखो, पहला कि अगर ये सारा पार्ट को मिला देंगे, E1, E2, E3, E4, E5, जितना भी रहे, EN, M तक मिला देंगे, ये सारा पार्ट्स को जब मिला देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? सैंपल स्पेस, मतलब पूरा खेत बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? पहली बात। दूसरा बात, यहां सेकंड चीज जो है कि अगर भाई भाई में जब बंटवारा हो गया तो सोचो कि ये दोनों में कहीं कुछ इंटरसेक्शन पार्ट मिलेगा। कोई चाहेगा कि हम इसको थोड़ा सा दे दें या इसको थोड़ा सा कॉमन साझा कर लें? एकदम देहात वाला दिमाग में जो है सो लेके चलना। कैसा लड़ाई होता है, थोड़ा सा अगर उसका मेढ़ को एक कुदाल चल गया, काट दिया, तो अगला एकदम अटैक कर देता है। गोतिया लोग देखा है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी होगा, E1 इंटरसेक्शन, E2 इंटरसेक्शन, किसी भाई का भी इंटरसेक्शन जो होगा, E3, E4, E5, किसी का भी इंटरसेक्शन क्या होगा? हाई। मतलब इंटरसेक्शन कुछ नहीं, तुम बंटवारा होने के बाद तुम अलग, हम अलग, ये कंडीशन है। तो ये इसका मीनिंग हुआ, पार्टीशन का मतलब ये हुआ। क्लियर? थर्ड इज, यहां देखना कि ऐसा है कि कोई भी भाई ऐसा है कि अपना हिस्सा लेने से मना करेगा? सबको लेगा, मतलब सबको मिलेगा। तो E1, E2, E3, E4, E5 ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। बस में आ रही है? बस में आ रही है ना? मतलब सब जो होगा सो जीरो भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, कि सबको हिस्सा कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए ये लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अब इसी को जनरलाइज रूप में अगर लिखेंगे कि लेट E1, E2, E3 डॉट 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 EN आर इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस S। अगर इसको जनरल रूप में, nth रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसी चीज को लिखेंगे जनरल रूप में कि लेट E1, E2 इस टाइप से डॉट 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 EN आर n एसोसिएटेड
with the same sample space S। क्लियर? सो इसी सिचुएशन के अनुसार अगर इसका तीनों प्रॉपर्टी लगाएंगे तो E1 E2 डॉट 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 En सबका अगर यूनियन करेंगे, पहला पार्ट सबका यूनियन करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस S के बराबर मिलेगा। दूसरा कि यहां पर लिखो EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई I नॉट इक्वल टू J। कोई भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन लेंगे यहां तो ये क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। मतलब पार्टीशन के बाद ये डिसजॉइंट सेट होगा। क्लियर? यहां तीसरा होगा कि ऑल EI ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n। यहां ज्यादा कुछ नहीं समझना है। पार्टीशन मतलब समझ में आया कि जितना भी इवेंट्स होगा सेम सैंपल स्पेस के अंदर आएगा। क्लियर? कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? देखो दोस्तों, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट लेना। अगर ये समझ गए तो बेस थ्योरम बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा। पार्टीशन क्या है कि एक सैंपल स्पेस है, उसमें बहुत सारा बंटवारा कर दिया E1 E2 E3। अब यहां कहोगे कि सर एक चीज ये एक्स्ट्रा ए क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसानी से थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनना। क्या कि मान लो ए कोई काम है और यहां पर मान लो तुम्ही लोग में से 3 स्टूडेंट्स है, E1 E2 एंड E3। नाम दे दिए, कोई राम श्याम मोहन मान लो, ठीक है, अच्छे से सोचना। और एक कोई इवेंट है और कह रहा है कि अगर ये इवेंट है, मतलब ऐसा वर्क है, ये काम है कि ये इसी में से किसी के द्वारा होना। अब कौन करेगा? E1 करेगा, E2 करेगा, E3 करेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। यही थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करना टोटल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में। हमारा काम है, जैसे हम टीचर हैं तो मेरा काम है कि मान लो कि ये प्रॉब्लम्स है E1 E2 E3, इसको सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम जो है सो हमको सॉल्व होने से मतलब किसी भी प्रकार से सॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे E1 के द्वारा हो, E2 के द्वारा हो या E3 के द्वारा हो। या कोई काम है, वर्क विल बी डन, काम फिनिश हो जाना चाहिए। E1 करे, E2 करे अथवा E3 करे, अथवा कोई करे, किसी के भी करने से काम क्या होगा? ये फिनिश कर देगा, क्योंकि ये सेम सैंपल स्पेस में ये काम मेरा क्या होना चाहिए? हो जाना चाहिए। बस में आ रही है? एकदम ध्यान से सोचना। तो इसी को कहते हैं कि किसी के द्वारा भी काम अगर करना है, ये काम जो है, ये स्पेशल ये वर्क जो है विल बी डन, ये होगा, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। यही है। कैसे होगा? ध्यान देना। मान लेते हैं कि E1 E2 एंड E3 आर पार्टीशंस ऑफ द सेम सैंपल स्पेस S एंड A बी द इवेंट या वर्क एसोसिएटेड विद S। ए एक ऐसी घटना है या काम है जो इन लोगों के द्वारा होना है। हमको मतलब है कि काम मेरा होना चाहिए। कौन कर रहा है? E1 कर रहा है, E2 कर रहा है, E3 कर रहा है, मतलब नहीं है। या तो ये करे अथवा ये करे अथवा ये करे, काम मेरा क्या है? होना चाहिए। बस में आ रही है? तो देखना दोस्तों, हम बहुत ही ये थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे कि अगर मान लो कि ये काम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा चले जाओ, ये काम मेरा हो रहा ए, लेकिन अगर यहां कंडीशन लगा के तो भैया E1 के द्वारा हो रहा, तो A बटा E1 लिखेंगे। किसके द्वारा हो रहा है? हम जान रहे हैं कि काम हो रहा है किसके द्वारा, गिवन दैट कि कौन कर रहा है? E1 कर रहा है, तो A बाई E1 काम हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो E1 के द्वारा हो रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये E1 के द्वारा हो रहा है, या कंडीशन आ गया तो A बाई E1। अब कंडीशनल थ्योरम से क्या करते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन E1 बटा E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। A बाई B कंडीशनल पढ़े हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे जो रहता है उससे भाग देते हैं, की है ना, पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो देखो ये A इंटरसेक्शन E1 बराबर
P(E1) इंटू ए बाई E1, यहां आ जाएगा, ये आएगा ना, एकदम कंसेप्चुअल ध्यान से सोचना। अब यही चीज का यहां पर देखना, अब ये A बराबर, ये A बराबर देखना, A बराबर हम A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि A जो है सो S का छोटा भाग है, तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 है और 1 2 है, A बराबर मान लो कि 1 2 है और S बराबर मान लो 1 2 3 4 5 है, तो A बराबर A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं, क्योंकि A और इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 आएगा, मतलब A के बराबर आएगा, ये वाला पार्ट का आएगा ना। तो हम A इंटरसेक्शन S, A बराबर A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं। क्लियर? A इंटरसेक्शन, अभी S को पार्टीशन वाला फॉर्म, अभी S बराबर हम लोग क्या देखे थे कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3, या 3 ठो लिए थे, E3 N तक लेंगे तो यूनियन कहां तक चला जाएगा, N तक चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट हम यहां से S के जगह पुट कर दिए। अब सेट थ्योरी से हम लोग A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर ये A चल रहा है इधर, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 आएगा, यहां आएगा ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 का वैल्यू यहां से क्या है देखो, तो E1 इंटू A बट्टा E1 है, यहां से देखो। सिमिलरली यूनियन मतलब प्लस, सेट थ्योरी में पढ़े A इंटरसेक्शन E2, यहां से E1 के जगह E2 बैठा देंगे तो A इंटरसेक्शन E2 बराबर P(E2) इंटू P(A) बट्टा E2, P(E2) A बट्टा E2, फिर प्लस यहां, और A इंटरसेक्शन E3 मतलब P(E3) इंटू यहां से A बट्टा E3, ये सिचुएशन बात में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या था कि A मेरा ऐसा चीज है कि वर्क डन, ऐसा वर्क डन है कि या तो E1 के द्वारा, E2 के द्वारा, E3 के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसी में से हो रहा है, यही तीनों कर रहा है, कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मेरा काम हो जाने से मतलब है। क्या है, मेरा काम हो जाने से मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या बता रहा है कि काम हो जाने से मतलब है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब वर्क विल बी डन, चाहे जैसे हो, कोई भी करे, या ये करे ये करे ये करे, हमको मतलब नहीं, वर्क विल बी डन, वर्क काम होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी काम होगा। तो जैसे काम होगा प्रोबेबिलिटी ये निकालने बोलेगा। अब जितना पार्टीशन उसमें है, अगर यहां 3 लेके तुमको दिखाएं, इसी को बढ़ा करके कितना कर दो, N कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जहां देखेगा जितना उसका पार्टीशंस है, तो पहला पार्टीशन A बट्टा E1, दूसरा पार्टीशन A बट्टा E2, तीसरा पार्टीशन A बट्टा E3, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब वर्क विल बी डन, हमारा काम हो जाना चाहिए। अब समझ में आया? ये देखने से लग रहा था कि कितना अटपटा है। पार्टीशन क्या है, सिंपल वे में सोचे, पार्टीशन मतलब कुछ नहीं, बंटवारा, थोड़ा थोड़ा उसी चीज से जो मेरे पास है उसी में से छोटा थोड़ा चीज में हम लोग डिवाइड कर देना। वो क्या होगा, टोटल चीज को मिलाएंगे सैंपल स्पेस आएगा। वो क्या होगा, किसी का पार्टीशन जब कर देंगे तो इंटरसेक्शन 5 होगा। और कोई भी बंटवारा ऐसा नहीं करेंगे, हम पक्षपाती नहीं करेंगे कि किसी को देंगे ही नहीं, या कम देंगे ज्यादा देंगे, जो भी हो, लेकिन वो एम्प्टी नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा। ये 3 कंडीशन। टोटल प्रोबेबिलिटी कि ये वर्क जो है सो डन मतलब होना चाहिए, किसके द्वारा हो रहा है हमको मतलब, एक मान लो न्यूमेरिकल से डाले यहां, अब इतने लड़के हैं, n लड़के हैं, किसके द्वारा, हमको यही मतलब है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, किसके द्वारा होगा आई डोंट नो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है किसी के द्वारा हो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी की इवेंट है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व या प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, हो जाना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो E1 किसके द्वारा, E1 पार्टीशन E1 A बट्टा E1, E2 A बट्टा E2, E3 A बट्टा E3, 4 गो रहेगा, E4 A बट्टा E3। तो टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आया। यहां
टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, किसके द्वारा हो रहा है हमको मतलब नहीं है, इसी को कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? हमारा काम फिनिश हो जाना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला दिमाग में आ गया, कैसे आया समझ में आया? ये टोटल डायग्राम दिमाग में रखना। अभी भी किसी को डाउट, कंफ्यूजन? टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया समझ में, पार्टीशन समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। गुड। यहां ये जो है सो ए वाला यहां पर जो इवेंट है ये दिख नहीं रहा है, मोटा मोटी हम खाली यहां दर्शाए हैं इसमें, ये डायग्राम में, डायग्राम तीन ही भाग में बटा हुआ, E1 E2 E3 में, है ना। और ये ए जो ये घटना है, इसको हिडन करके सोचो कि एक घटना बता रहा है कि ये काम एक तो होना है, वो काम किसके द्वारा होना चाहिए, या तो E1 के द्वारा, या तो E2 के द्वारा, या E3 के द्वारा, है ना। ये वाला पार्ट जो है सो ये दर्शाया गया यहाँ, ये नहीं है कि ये जो है सो पार्ट नहीं लिए, यहां पर हम E1 E2 एंड E3 आर पार्टीशंस ऑफ द सैंपल स्पेस S, यही तीन ठो पार्टीशन इसका लिए। ये एक ऐसी घटना को दर्शा रहा है, वो इसका में अभी यहां पर नहीं है, इस फिगर में इसको सोच लीजिए हिडन है, कि ये खाली हम लिखे हैं, इसको यहां हिडन मान के चलो, छुपा हुआ, कि एक काम हो रहा है, वर्क जो है सो हो रहा है, ये E1 के द्वारा या E2 के द्वारा या E3 के द्वारा हो रहा है। हमको क्या मतलब है कि काम फिनिश हो जाने से मतलब, तो काम फिनिश हो जाना यही टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं ए जो है, ए जो काम जो हो रहा है, ए इंटरसेक्शन एस, एस बराबर E1 E2 E3, तीन ही पार्टीशन हम एस का किए हैं, है ना। अब इसी में से लिए हैं, तो यहां पर इस टाइप से ये सॉल्व होगा, इस टाइप से सॉल्व होगा, और ये इस टाइप से सॉल्व होगा, यहां इसका मतलब ये आया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ये बेज थ्योरम, ठीक है। अब कहोगे कि क्यों ना, इसका बेज थ्योरम क्या है, तो इसकी खोज जो है जॉन बेज नामक मैथमेटिशियन ने किया, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है बेज थ्योरम, ठीक है। ये कहता क्या, अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े कि एक काम है और एक सैंपल स्पेस S के साथ तीन लड़के हैं, चार लड़के हैं, तीन लड़के हैं, मान लो वो काम होना, या एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमारे पास तीन लड़के हैं, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये हो जाएगा आइदर E1 और आइदर E2 और आइदर E3, किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बेज थ्योरम यहां पर थोड़ा सा देखना, उसी का जस्ट उल्टा, बेज थ्योरम जो है ये कंडीशनल प्लस रिवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब कहोगे कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्या है। अभी देखना कि मान लो एन इवेंट एसोसिएटेड विद S, हमारे पास E1 E2 E3 पार्टीशंस ऑफ S, मतलब तीन लड़के हैं। अब अभी हम एग्जांपल दिए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि ये प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये क्या है, एन इवेंट है एसोसिएटेड विद S, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, कोई घटना है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कोई भी समस्या को हल करने का, ऐसे ले सकते हैं। यहां तक क्लियर? अब जो है हम जान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन अब इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये E1 के द्वारा ही सॉल्व होगा। एक एग्जांपल सोचना, समझ में आ रही है? अभी क्या था, इसके पीछे जो पढ़े थे टोटल प्रोबेबिलिटी में, कि हमको क्या था कहानी की, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है। अब यहां कंडीशन आ गया कि भैया प्रॉब्लम हम जान रहे कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या संभावना है कि ऐसा, हम जैसे देखने से लगेगा ना कि यहां तीन लड़का खड़ा किए,
कि ये काम कर सकता है, तो हमको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा तेज तरार है, इस काम को फलना ही कर सकता है। जैसे रावण को राम ही मार सकता, बस में आ रही है। तो यहां पर है कि मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये E1 के द्वारा ही होगा। दिस इज नॉन एज बेज थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अब यहां से इसका कहानी है कि ये E1 के द्वारा ही सॉल्व होगा। तो यहां कंडीशनल आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, लिख दिए। अब यहां देखना, ये वाला पार्ट क्या था, ये रिवर्स में क्या आएगा, यहां पर E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट्टा E1। अभी इसको पीछे जो पढ़ चुके हैं। और PA क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। PA 3 में अगर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी E1 A बट्टा E1 प्लस E2 A बट्टा E2 प्लस E3 A बट्टा E3। बात में आ रही है? अगर मान लो कि यहां पर n तक लेते पार्टीशन को, E1 E2 E3 डॉट 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 n तक, तो यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी कहां तक जाता, n तक, प्लस प्लस करते जाना है। अगर E4 प्लस E5 प्लस डॉट 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 प्लस En तक जाएगा। तो अगर मान लो यहां पर ये E1 हम लिए, अब यहां पर ऐसी भी संभावना है कि ये वर्क डन जो होगा E2 के द्वारा ही होगा, तो यहां पर क्या आएगा, E2 बटा E आएगा। या क्वेश्चन कह रहा है कि E3 के द्वारा होगा, तो यहां पर E3 बटा E आएगा, तो यहां पर चेंज होगा। तो जो यहां आएगा, यहां E1 आएगा तो यहां E1, E2 आएगा तो यहां E2, E3 आएगा तो यहां E3, और A बटा जो यहां आएगा वही। और टोटल प्रोबेबिलिटी में सबको क्या करना है, जोड़ देना, E1 E2 E3 और A बटा E1 मल्टीप्लाई करते जाना। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। अगर दिमाग में एक बार सुन लोगे तो दिमाग में अगर याद रह गया, रटने से कभी नहीं होगा। तो ये समझ के ही तुम सेट कर सकते हो, रटोगे भूल जाओगे। बात में आ रही है कि बेज थ्योरम कहता है, अब ये कंडीशन कि अगर ये पार्टीशंस है, इवेंट्स है, ये घटना घट रही है, तो कोई पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वही बेज थ्योरम बतलाता है। बात क्लियर हुआ कि E1 के द्वारा ही ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा, इवेंट एसोसिएटेड विद S, दैट इज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ये सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व तो होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा, E1 के द्वारा ही होगा। रावण को मारेगा, ये बता रहा, ये मारेगा, लेकिन किसके द्वारा, राम के द्वारा ही मारा जाए, तो यहां राम होगा। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशनल, ये बेज थ्योरम, तो यहीं पर यहां पर इसको चेंज करना, E1 इंटरसेक्शन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल से। और यहां पर फिर इसका पार्ट जो है ये फॉर्मूला से अभी लाए हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में, पार्टीशन में। अब इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी का यहां डिवाइड कर दो। तो जो भी याद रखना है, किसी के द्वारा होना है तो उतना, और ये जो इवेंट रहेगा उतना। और यहां पर इस चीज को मेनली याद रखना है, जैसे E1 और बटा A। तो इसको, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना कि यहां पर जो भी रखेंगे बटे A, तो इसका E1 और A बटा E1, और टोटल प्रोबेबिलिटी में E1 A बटा E1 प्लस E2 A बटा E2 प्लस E3 A बटा E3। बात में आ रही है? कोई परेशानी? डिफरेंस पैदा होना मतलब जो हुआ वो समझ में आया? पार्टीशन क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी में कहता क्या है, किसी तरह से कोई सॉल्व करे, हमको क्या मतलब है, कोई मार दे किसी रावण को, उससे हमको क्या मतलब, ये बताता है ना। हमारा उसको मर जाने से मतलब, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बेज थ्योरम कहता कि भैया रावण मरेगा,
लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी है कि वो राम ही उसको मारे। बस में आ रही है। तो अब ये तीनों में हमको लगता है कि डिफरेंस तुमको पैदा, जो डिफरेंस है, अलग अलग कहानी है, ये समझ में आ गया होगा। तीनों का फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया होगा। कंफर्म? ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। तो दोस्तों अब हम बहुत आसान भाषा में और सुंदर वे में समझाने की कोशिश करी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक दो बार अपने दिमाग से सोचिए और उसको अपने अंदर पिरोइए, और अच्छे से जब समझ में आ जाएंगी, बातें पकड़ में आ जाएंगी, डिफरेंस पैदा करने आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही आसान चैप्टर है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है 2 बार 3 बार 4 बार रीडिंग करके, और उसको जो सिस्टम दिया हुआ है उसको पुटअप करना है। इसमें बहुत ज्यादा लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, इसके विशेष और ज्यादा न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, एग्जाम की तैयारी खूब करें और बिना टेंशन का पढ़ें, आगे बढ़ें और देश समाज को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।